जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 43वां वीडियो है और आज का टॉपिक है लखनऊ समझौता 1916, जिसे इंग्लिश में लखनऊ पैक्ट 1916 कहते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। आइए समझते हैं क्यों ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। लखनऊ समझौता के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आईएनसी भी कहते हैं, इन आईएनसी और मुस्लिम लीग का फिर से गठजोड़ हो गया। ये जो गठजोड़ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हुआ था, वहाँ गठजोड़ हुआ था, जहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठजोड़ हो गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि पूरे राष्ट्र की संस्था थी, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, तथा मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। इन दोनों का गठजोड़ हो जाता है लखनऊ समझौते में। देखते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कोई हिंदुओं की संस्था नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने आप को हिंदू की संस्था नहीं मानती थी। ये एक प्रकार से पूरे राष्ट्र की संस्था मानती थी, किंतु किन्हीं कारणों से और अंग्रेजों के बांटो और राज करो की नीति के तहत तथा भारतीय नेताओं एवं संगठनों से कुछ चूक हुई तथा दूरदर्शिता के अभाव के कारण मुसलमानों में एक लगातार असुरक्षा का भाव बढ़ता चला गया कि असुरक्षा का भाव बढ़ता गया और अविश्वास का भी भाव बढ़ता चला गया कि जो कांग्रेस है हिंदुओं की संस्था है और लोकतंत्र स्थापित होगा तो अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं हो सकेगी। इसी के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तब से मुस्लिम लीग के माध्यम से ये अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखे और अंग्रेजों को भी कार्ड खेलने का अवसर मिल गया। इसका साफ साफ अनुभव मार्ले मिंटो 1909 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन के रूप में दिखाई देता है, जिसमें मुसलमानों की अलग पहचान दी गई। अब देखते हैं कि वर्ष 1916 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। एक तो अपना लखनऊ समझौता हुआ, उसके अलावा कौन कौन सी 1916 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इसमें इस वर्ष में होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना किया गया। होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। हम लोग पिछले वाले अध्याय में पढ़े थे। 1916 एडी के लखनऊ अधिवेशन में दो बड़ी घटनाएँ घटी। पहला, उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। उग्रवादियों को कांग्रेस में प्रवेश मिल गया, जो कि 1907 एडी में दोनों सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। तिलक जेल से छूटकर आ गए थे। उनके विचारों में थोड़ी उदारता आई और अपने मांगों को पाने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने लगे। अंग्रेजों के अंतर्गत स्वराज मिल जाए तो हमारे हित में होगी, इनमें भी थोड़ी नम्रता आ गई थी तिलक जी में। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना का भी योगदान रहा। तिलक इन तीनों के प्रयासों से उदारवादी उग्रवादी एक हो गए, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक हो जाना लखनऊ समझौता कहलाता है, यानी कि लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा आ गए थे। इन दोनों में अलगाव अंग्रेजों की नीति और हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच धीरे धीरे दरार बढ़ती चली गई थी। 1909 के एक्ट में, जो मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, में सीधे संप्रदाय के आधार पर आरक्षित कर दिए गए थे। आगे देखते हैं 1909 के एक्ट के कुछ और चीज़ें। लखनऊ समझौता के अंतर्गत देखें तो हम लोग 1909 एडी के बाद से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गति और आंच में कमी आ गई थी और 1909 से 1916 के बीच में एक मान के चलिए कि आंदोलन का शून्यकाल रहा है। कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो पाया। अंग्रेजों की मिलीजुली नीतियों के कारण कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी मोहभंग होता चला गया। अंग्रेजों की मिलीजुली नीतियों के कारण कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग का भी मोहभंग होता चला गया, क्योंकि ब्रिटिश पर विश्वास कम होता चला गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का। स्वाभाविक है कि किसी के प्रति विश्वास बढ़ेगा या अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी दूसरे पर भरोसा करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग जानती थी कि अकेले दम पर स्वराज नहीं हासिल किया जा सकता। ये मुस्लिम लीग को भली भांति जानकारी थी। उसके बाद देखते हैं पहले पॉइंट के अंतर्गत कि 1912 के मुस्लिम लीग के कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसको याद कर लीजिएगा, प्रीलिम्स में महत्वपूर्ण है। इसमें प्रस्ताव पारित होता है कि भारत को स्वराज मिलना चाहिए। इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों होंगे। इन दोनों की संयुक्त मांग से ही स्वराज हासिल हो सकता है। तो देखिए, मुसलमानों का मोह भंग होने लगा, मुसलमान स्वराज की मांग करने लगे। एक और प्रस्ताव के अंतर्गत कलकत्ता अधिवेशन में ही स्वराज प्राप्ति के लिए मुस्लिम लीग किसी भी दल के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते उसे भारतीय मुसलमानों के हितों पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यानी किसी के साथ वो मिल सकता है
बजाय कि जब मुसलमानों के हितों पर कुठाराघात ना हो, भी हित प्रभावित ना हो। इसलिए हम देखें कि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुई थी और इसे समझौता नहीं की जा सकती, ये मुस्लिम लीग कह रहा था। इस प्रस्ताव के जरिए समझौते के किरण दिखाई देने लगे थे 1912 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी जो कांग्रेस को मुस्लिम लीग के नज़दीक लेती चली गई। सबसे पहले घटना घटती है बल्कान युद्ध, जिसका समय काल 1912 से लेकर 1913 एडी होता है। ठीक है ना, बल्कान युद्ध। यह युद्ध 1912 अक्टूबर 1912 एडी में हुआ और मई 1913 एडी में चलता रहा। यानी कि 1912 एडी में शुरू हुआ और 1913 एडी में ख़त्म हो गया, मई 1913 में ख़त्म हो गया। बाल्कन प्रायद्वीप है। अब ये जो बल्कान युद्ध है, इसमें एक आपने यूरोप में सुना होगा बाल्कन प्रायद्वीप। बाल्कन प्रायद्वीप 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ। प्रायद्वीप होता ही है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, जो कि यूरोप के दक्षिणी भाग में है, जहाँ पर बुल्गारिया, ग्रीस जिसे यूनान भी कहते हैं, सर्बिया, मोंटीनेग्रो, ये चारों देश मिलकर टर्की पर हमला किए। टर्की आसपासी है और ये यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य था, इस पर हमला किए और 8 महीने के युद्ध में टर्की पराजित हो गया। चारों देश ने हरा दिया। इस युद्ध को हम लोग बल्कान युद्ध कहते हैं, प्रथम बल्कान युद्ध बोलेंगे। आगे देखेंगे कि टर्की का हेड अपने को खलीफा मानता था, धर्म प्रमुख मानता था। भारतीय मुसलमान भी इनको अपना खलीफा मानते थे, क्योंकि टर्की में इस्लाम धर्म था और पूरी दुनिया में जो इस्लाम होता था उसका एक खलीफा होता था। तो भारतीय मुसलमान भी इनको अपना खलीफा मानती थी। इस युद्ध में ब्रिटेन ने टर्की को कोई मदद नहीं की। इस युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ लंदन हुआ, लंदन की संधि हुई, जिसमें भी ब्रिटेन टर्की के साथ नहीं था। ब्रिटेन का यह रवैया भारतीय मुसलमानों को नाराज कर दिया। टर्की के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाने के कारण भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। उसके बाद होता सेकंड बाल्कन युद्ध। इस युद्ध में टर्की सिमट कर रह गया, जो ऑटोमन साम्राज्य था सिमट कर रह गया। ऑटोमन साम्राज्य लगभग खत्म होने के करीब आ गया और छोटा सा राष्ट्र रह गया। अब अंग्रेजों के खिलाफ नाराज हुए मुसलमानों को संघर्ष छेड़ने के लिए साथी की जरूरत थी, जो कि कांग्रेस के रूप में दिखाई दे रही थी। इसलिए कांग्रेस के करीब यह मुस्लिम लीग आते चला गया। तीसरे कारण पर नज़र दौड़ाएं तो 1905 एडी में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन को मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, मुस्लिम समुदाय ने समर्थन दिया था और 1911 एडी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस कारण भी मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया और ब्रिटेन की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करने लगा। उसके बाद देखते हैं चौथे कारण में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सरकार जो मदद देती थी उसे भी बंद कर दिया गया, इसलिए मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी बढ़ती चली गई। और पांचवा कारण है प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद अंग्रेजों ने काफ़ी दमनकारी नीति अपनाई। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पर बराबर दमन किया है, जिसमें पहले आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये अल हिलाल पत्र निकालते थे, याद कर लीजिएगा, ये अल हिलाल पत्र निकालते थे, पत्रिका, बहुत ही प्रगतिशील सोच वाले थे, इनका भी दमन हुआ। दूसरे होते हैं मोहम्मद अली, जिन्होंने कॉमरेड पत्र निकाले, इसे भी ध्यान रखिएगा। इन दोनों पर सरकार का दमन चक्र चला। इसके अलावा मुस्लिम नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अली बंधु आज़ाद, हसरत मोहानी थे, को नज़रबंद कर दिया। इस कारण युवा वर्ग जो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित था आक्रोश से भर गया। इन घटनाओं ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता 1916 के दौरान साथ लाई थी। अब थोड़ा सा देखते हैं लखनऊ समझौता में क्या क्या हुआ था एक समग्र रूप में। हम अल्प लाभ एक मिनट हम अल्पकालिक लाभ के चक्कर में फंसकर दीर्घकालिक लाभ को गंवा बैठते हैं। ये लखनऊ समझौता हमें बताता है। ये समझौता है, यानी कि समझौता और समर्पण में अंतर होता है। समझौता एक तरफा नहीं होता है, समर्पण एक तरफा होता है। तो समझौता दो तरफा होता है, कैसे समझते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तरदायी शासन या संसदीय शासन की मांग कर रही थी। लीग ने इसे स्वीकार कर लिया। हम भी इसकी मांग कर रहे हैं, यानी मुस्लिम लीग भी इसकी मांग कर रहा है। संयुक्त रूप से मांग करेंगे तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। ये सकारात्मक पक्ष रहा। इससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शक्ति बढ़ गई। उसके बाद देखते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पृथक निर्वाचन जो 1909 एडी में, कांग्रेस इसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस कर रही है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। इस
उसके अलग पृथक क्षेत्र को स्वीकार कर लिया, क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। यह वही पल था जब कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से द्विराष्ट्र के सिद्धांत के बीज बो दिए। अंततः पाकिस्तान नामक राष्ट्र के रूप में उभरा। उस समय के नेता इतने दूरदर्शी नहीं थे कि हमारे आगे चल के हमारा राष्ट्र दो भागों में बंट जाएगा। वे हमारे नेता चाहते थे कि कैसे भी हिंदू और मुस्लिम पास में आ जाए। ये उनका दूरदर्शी नज़रिया नहीं था कि हम आगे चल के हमारा राष्ट्र दो राष्ट्रों में बंट जाएगा। आगे चल कर हमारा स्वतंत्रता आंदोलन दो धड़ों में बंट गया, जिसका संचालन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग कर रही थी। अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम रूप से दो राष्ट्र बना। इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग पहचान के रूप में, अप्रत्यक्ष रूप से ही अलग पहचान के रूप में मुस्लिम समुदाय की पहचान दी और कहा भी कि हम मुसलमानों के प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, मुसलमानों का सच्चा प्रतिनिधित्व मुस्लिम लीग ही है। आगे चल के वायसराय जो भी प्रस्ताव लाते हैं दोनों के समर्थन के बाद ही पारित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। यह सबसे ज़बरदस्त नकारात्मक बिंदु रहा। उसके बाद देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। ये जनसंख्या के अनुपात में नहीं हुआ, यही कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हो गई। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्मर था, जिस पर कुछ पद निर्वाचित भारतीयों के लिए रखे गए थे। अब प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में मुस्लिम वर्ग के आरक्षण को प्रदान किया गया। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहिए, लेकिन इन्होंने पंजाब में मुसलमानों को 50%, बंगाल में 40%, बम्बई में 36% और यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रांत में 15% और मद्रास में 15% आरक्षण दिया। इसके बाद देखते हैं कि पारित प्रस्ताव का 75% सदस्य, वहाँ पर जितने भी मुस्लिम लीग थे या कांग्रेस थे सब मिलकर अगर उनमें से 75% सदस्य विरोध कर रहे हैं तो प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो अपना लखनऊ समझौता हुआ था उसको एक नज़र में देखते हैं। लखनऊ समझौते को एक नज़र में देखें तो लीग ने कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में मुस्लिम वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया। निर्वाचित भारतीयों से पारित प्रस्ताव का 75% सदस्यों द्वारा विरोध करने पर प्रस्ताव खारिज कर दिया जाएगा। अगर लखनऊ समझौते के निष्कर्ष की बात करें तो इस समझौते के बाद अल्पसंख्यक वर्ग जो कि मुस्लिम वर्ग था, बहुसंख्यक के प्रति आशंका और भय कम हुई इनकी। उसके बाद देखते हैं, ठीक है, दो राजनीतिक दल तो एक हो गए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक तो हो गए, लेकिन वहाँ एक तो हो गए, लेकिन दो संप्रदाय में समाज हमारा विभाजित हो गया। इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए, इन पर कोई काम नहीं किया गया, अलग से कोई प्रयास नहीं किया गया। अगर लोगों में एकता नहीं रहेगी तो कैसा रूप लेगा आगे चल के हम देखते हैं 1947 में, और दो राष्ट्र में विभाजित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अच्छा नेतृत्व होता है वो दूरदर्शी होता है, अल्पकालिक लाभों को नहीं सोचता है। आगे चल के हमारे नेता चाह रहे थे कि कांग्रेस और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं कैसे भी, लेकिन वे लोगों को एक करने का प्रयास नहीं किया। इस वजह से आगे चल के भारत दो राष्ट्र में विभाजित हो गया 1947 में। ये रहा अपना लखनऊ समझौता 1916। कल हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक की बात करें तो रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग 1919 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कल। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।